हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 17 देखेंगे, जिस पे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 16 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। सवाल है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। कब होती है? अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, अपसौर में। याद रखना है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जबकि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, अर्थात पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक है, अधिकतम दूरी पूछे तो अपसौर होगा और न्यूनतम दूरी पूछे तो उपसौर होगा। इंग्लिश में अपसौर को अपेहेलियन कहते हैं, जबकि उपसौर को पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे अधिकतम दूरी को यहाँ पे अपसौर कह रहे हैं और यहाँ पे न्यूनतम दूरी को उपसौर कह रहे हैं। तो देख सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच यहाँ पे न्यूनतम दूरी है जिसे उपसौर कहते हैं, और यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी है जिसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखनी है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। 3 जनवरी के आसपास में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान पृथ्वी लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई अपसौर, 3 जुलाई को उपसौर। तो ये भी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है, किस तिथि को होती है उपसौर और किस तिथि को होती है अपसौर। ठीक, अपेहेलियन और पेरिहेलियन। ठीक ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस तरह का ये सवाल था कि यहाँ से कन्फ्यूजन हर किसी को होना था। ठीक है, हर कोई थोड़ा सा इसमें ज़रूर कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है, ठीक है, जो आंसर दिया है वो मंगल ग्रह दिया है। अब डिस्कस करते हैं कि मंगल ग्रह क्यों दिया है। क्योंकि बीपीएससी के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है कि 4 वृहद ग्रह हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 4 वृहद ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, जिसे हम लोग बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वृहद ग्रह यहाँ पे पूछा गया, कौन सा नहीं है इसमें। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर वृहद ग्रह के पर बाह्य ग्रह नहीं है, ये भी हो सकता है कि वृहद की जगह पर बाह्य होना चाहिए था, कि बाह्य ग्रह नहीं है। ठीक है, अर्थात लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे आप क्वेश्चन में, वो वृहद ग्रह ही लिखा है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश वर्जन मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, इंग्लिश अगर वर्जन मिल पाता तो मुझे समझ में आता कि एक्सटर्नल पूछा, इंटरनल पूछा था, क्या ऐसा। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये वृहद ग्रह ही है। ठीक है, और पूछा है कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। ठीक, तो मंगल, बृहस्पति, शनि में देखेंगे कि मंगल ग्रह जो है ये सूक्ष्म ग्रह में आता है, या फिर कह सकते हैं कि वृहद ग्रह में ये नहीं इसे रखा जाता। ठीक है, तो बृहस्पति हो गया, अरुण और ये माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हैं जो कि वृहद ग्रह के अंतर्गत आता है। जबकि मंगल, पृथ्वी और बुध और शुक्र ये सभी वृहद ग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसे हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर सही? ए ऑप्शन, मंगल ग्रह। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये बीपीएससी का भी आंसर यही है। ठीक, साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर ग्रहों के क्रम के बारे में बात करेगा यदि हम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहाँ से शुरू करें तो ये हमारा बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध के बाद आप लेंगे तो ये शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह भी है, और ये बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इस बार आएंगे, ये पृथ्वी है हमारा, और पृथ्वी का जुड़ा बहन जिसे शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के बाद आएंगे तो ये मंगल ग्रह है, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं।
ठीक है, और ये हमारा बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति। इसके बाद आप आते हैं बृहस्पति के बाद ये आएगा आपका शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह, और ये आपका अरुण और ये है वरुण, ठीक है। तो इन 4 ग्रहों को कहा जाता है यहाँ पे बाह्य ग्रह, और इन 4 ग्रहों को कहा जाता है यहाँ पे आंतरिक ग्रह, ठीक। याद रखिएगा शुरुआती जो 4 ग्रह हैं इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह, जबकि बाह्य जो 4 ग्रह दिख रहे हैं इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। और जो बाह्य ग्रह होते हैं ना ये गैसीय होते हैं, ठीक है, गैसीय ग्रह है, ठीक है, ये गैसीय ग्रह है। जबकि ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या है, ये चट्टानी ग्रह है, अर्थात चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, ये जो आपके 4 जो दिख रहे हैं ना ये वाला 4, ये 4 आपका आंतरिक ग्रह है, ठीक है, जो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जबकि ये 4 ग्रह जो है ये गैसीय जायंट है, यानी कि गैसों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिससे हम लोग इसे कहते हैं बाह्य ग्रह, इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है आपका, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी का जुड़ा भाई कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन सा ग्रह है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह आपका पृथ्वी है, ठीक है, कौन सा है, पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला आपका जो ग्रह है वो है आपका शनि ग्रह, ठीक है, ये सबसे कम घनत्व वाला है, डेंसिटी वाला है, जबकि अधिकतम घनत्व वाला डेंसिटी वाला ग्रह है आपका पृथ्वी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये क्रम से लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के क्रम से देखा जाए तो सूर्य से दूरी के क्रम में चलें तो सूर्य से सबके दूरी में देखा जाए तो सबसे पहले आपको बुध मिलेगा, फिर शुक्र, इस तरह से क्रम से लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो साइज दिख रहा है ना यहाँ पे, जो साइज है बड़ा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो इस तरीके से जो क्रम लगाए हैं यहाँ पे ये आपको उसी के क्रम में भी मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इससे छोटा है आपका शनि, इससे छोटा अरुण, इससे भी छोटा है वरुण, इससे भी छोटा है पृथ्वी, इससे भी छोटा है शुक्र, इसके बाद है आपका मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। तो ये क्रम से इस तरह से मतलब देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको अरेंज भी करके रखा है, ठीक है। तो कह सकते हैं सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, इससे बड़ा आपका मंगल है, इससे बड़ा शुक्र, इससे भी बड़ा पृथ्वी है, इसके बाद फिर है इससे बड़ा वरुण, इससे भी बड़ा, माफ कीजिएगा, इससे बड़ा वरुण, फिर अरुण, और फिर शनि, और फिर ये बृहस्पति, ठीक है। तो इतना कुछ ध्यान में रखिएगा, तो आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जबकि मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो आप क्रम से लगाएंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पृथ्वी 5वां, और शुक्र 6ठा, और मंगल ये 7वां, सबसे छोटा ग्रह 8वां। तो इस तरह से आप क्रम से याद रख सकते हैं, तो आसान है आपका। देखेंगे यहाँ से क्रम से याद कीजिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो क्रम से ही है, जैसे कि सीरीज में ही जैसे अपने स्थान पर है वैसे ही क्रम से भी है आकार में, ठीक है। बाकी आप लोग को सीधे याद रखना है कि 5वें नंबर पर पृथ्वी और 6ठे नंबर पर आपका शुक्र, क्योंकि जुड़ा बहन है, 7वां में मंगल, और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, 8वां ग्रह, ठीक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से कोई भी सवाल आई थिंक नहीं छूटेगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, अर्थात चंद्रमा के जैसा कौन सा ग्रह है ये, मंगल, बुध, पृथ्वी, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर एक में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे कि चंद्रमा सदृश जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, है ना। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कलाएँ देखने को मिलती है ना मंगल ये चंद्रमा में, छोटा बड़ा इस तरह से अलग अलग कलाएँ देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से जो कलाएँ हैं वो बुध और शुक्र में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ शुक्र तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सही आंसर क्या मान के चलेंगे, बुध ग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सी है, बुध ग्रह है। अगर ऑप्शन में होता शुक्र ग्रह तो वो भी होता, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र की दिखने वाली कलाएँ होती हैं, इसी प्रकार की कलाएँ चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर कि सूर्य एक है, क्या है, पीला तारा है, लाल तारा है, या फिर श्वेत तारा है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, पीला तारा। याद रखिएगा सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकर्णन को बताया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं, और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई देती हैं, और सूर्य को पीला तारा
समझा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, जो कि बीपीएससी भी इसका आंसर यही माना है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। सवाल है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह के पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, सही आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आकार और साइज में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, चमकीला तारा, जुड़वा बहन पृथ्वी का, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ इसी का नाम है, उपनाम दिया गया है शुक्र ग्रह का। चमकीला ग्रह इसी ग्रह को कहते हैं। ठीक है, सुबह का तारा, शाम का तारा या फिर भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह में और शाम में आपको ये दिखेगा। कहाँ पर? अगर इवनिंग स्टार कह रहे हैं मतलब कि शाम में जो सबसे पहले जो तारा दिखेगा ना, सूर्य डूबने के बाद, जैसे सूर्य डूबता है वैसे आपको पश्चिम में दिखाई देगा। जैसे सूर्य उगने से ठीक पहले ही आपको देखिएगा पूरा मेघ चमकीला तारा दिखाई दे रहा होगा, वही आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। ठीक, बाकी और भी कुछ डेटा यहाँ पर दे गई हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा। पीडीएफ तो आप लोग को हम बराबर दे ही रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जिसे कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय जिसे बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना आगे रहता है। तो सभी को पता है, आसान सा सवाल है ये, 5.5 घंटा आगे रहता है। क्यों आगे रहता है? जैसे हम लोग जाकर मान लें कि ये ग्लोब है ना। चलिए ग्लोब हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। चलिए कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ग्रीनविच टाइम पर आप ये ले रहे हैं यहाँ से 0 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं। अच्छा से मेरा नहीं ड्रॉ हो पाया, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से भारत का मानक समय कितना आगे है? 82.5 डिग्री पर है ना। कुछ ऐसा कर लेते हैं, 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत का जो स्थानीय जो मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी कवर करता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। तो सोचिए जरा, 82.5 डिग्री कवर करने में कितना समय लगेगा? तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए कितना से? 4 से। तो गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10 और 8 चौक 32, 33 34। ठीक है, तो ये 340 मिनट आया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 300 कर दिया गया तो 6 बचे 30, तो लगभग देखेंगे तो 6 6 36 ऐसा करके लगभग 6 बचे 30 आने के लगभग 5.5 घंटे ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सिंपल से इसका आंसर क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आप इस मैप पर भी देख सकते हैं, ये है ग्रीनविच टाइम, ये वाला है प्राइम मेडिटेरियन जो कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि भारत कहाँ पर, ये इसकी मानक रेखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 82.5 डिग्री आगे है, और 82.5 डिग्री को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वो 5.5 घंटा को देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। सवाल है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। ठीक है, एक होता है आपका ध्रुवीय व्यास। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ये हो गया आपका ध्रुवीय व्यास और ये हो गया आपका विषुवतीय व्यास। ठीक है, अगर ऐसा पृथ्वी है, इसका कुछ काट है ना, कुछ इस तरीके से ऐसा हम बना देते हैं आपका, ये पृथ्वी का है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा व्यास? ये हो गया आपका कौन सा व्यास हो गया? इसे बोलेंगे ध्रुवीय व्यास। ठीक है, ध्रुवीय व्यास तो नहीं कहेंगे, इसे विषुवतीय व्यास कहेंगे। और ऊपर से जो लेकर के आएंगे, ऊपर से जो आएगा ऐसा सीधा रेखा, इसे ध्रुवीय व्यास कहेंगे, ऊपर से के नीचे तक। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा ये आपसे पूछा गया है, सिंपल सा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जिसे विषुवतीय व्यास भी कहते हैं, का लगभग कितना देखने को मिलता है? 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय व्यास आपको देखने को मिलेगा 12,713 किलोमीटर लगभग।
ठीक है, तो अंतर निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 44 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 44 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, तो पॉइंट में भी कुछ कुछ है तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो क्या है? ये ऑप्शन है 43 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। तो आप सिंपल से याद रखिएगा, पृथ्वी का जो भूमध्यरेखीय व्यास या विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर है। अर्थात आप देखेंगे कि पृथ्वी थोड़ा सा क्या है? चपटा है ना? पृथ्वी थोड़ा सा क्या है? माफ़ कीजिएगा, देखिए पृथ्वी थोड़ा सा क्या है? चपटा है। ये वाला जो व्यास है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जबकि ये वाला थोड़ा सा व्यास आपको जो भूमध्यरेखीय व्यास है वो थोड़ा सा अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अधिकतम है वो किसका है? भूमध्यरेखीय वाला जो है वो वाला ज़्यादा है और ये वाला ध्रुवीय व्यास कम है, क्योंकि चपटा है ना पृथ्वी थोड़ा सा, इस तरह से देखिए चपटा है ना कुछ इस तरह के साथ, तो ये वाला आपको लेंथ कम मिलेगा, ये लेंथ ज़्यादा मिलेगा। तो कितना अंतर है लगभग? तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, सिंपल से याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? सवाल है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180, 179, 178, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 179। कितना? 179 है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये क्या दिया हुआ है, 179, 180 क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्लोब पर ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर जो कह रहे हैं हम यहाँ पे भूमध्य रेखा, तो इसके ऊपर 1-1 डिग्री पर इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इस रेखा से ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर देखेंगे तो 79 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है तो वैसे 80 ही है, लेकिन यहाँ पर ये आगे चलकर एक बिंदु बन जाता है, तो अक्षांशों की संख्या आप देखेंगे तो 181 देखने को मिलेगा, लेकिन रेखा तो ये नहीं है ना, इसको आप रेखा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बिंदु पर जाकर के ऐसे घूमते घूमते जब आएगा तो यहाँ पर एक बिंदु डॉट बन जाएगा, तो डॉट तो आप रेखा नहीं कर सकते। तो 79 ऊपर है, 79 ही नीचे है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर 79 और इसी भूमध्य रेखा के नीचे देखेंगे तो इस रेखाएं कितनी हैं? 79 है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या तो 80 ही मिलेगा आपको, 80 ऊपर 80 नीचे। ठीक है, तो 80 से 160 हो गया, 80 नहीं 90 में मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, हम 80 शायद बोल रहे थे। ठीक है, ये 89 होगा, है ना, 89 होगा, माफ़ कीजिएगा, 89 ऊपर और 89 नीचे। ठीक है, तो हो जाएगा 9 9 18 8 8 16 और 1 17, 178 हो गया। अब प्लस में एक भूमध्य रेखा इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऊपर 90 अक्षांश और नीचे भी 90 अक्षांश, तो हो जाएगा 180 और प्लस में भूमध्य वाला रेखा वाला तो 181। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये अक्षांश से पूछे अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 179 है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर यहाँ पे सवाल क्या था और किस तरीके से सबका आंसर देना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पूरी देशांतर की बात हो रही है। पूरी देशांतर मतलब किधर? कुछ चलिए हम लोग यहाँ पे ग्लोब बना लेते कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि फिलहाल इस पर कितना बज रहा है अभी? 0 डिग्री का मतलब 12 बजने का समय है, यहाँ पर 12 बजे का समय है। और यहाँ पूछा गया आपसे कि 90 डिग्री पूरी देशांतर, इधर नहीं जाना है, इधर जाना, इस तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ना है। और कितना डिग्री आगे बढ़ना है तो 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री पर हमारा जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरी हुई है भारतीय मानक समय, तो वहाँ से और आगे जानी है, 90 डिग्री तक पहुँचनी है। तो जैसा कि हमने कहा कि 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 90 डिग्री कवर करने में कितना समय लग जाएगा? तो 90 का 4 से गुना कर देंगे तो 336 निकल करके आएगा, 336 मिनट निकल करके आएगा। इससे अगर आवर में चेंज करेंगे तो 6 6 36 अर्थात 6 घंटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो 6 घंटे, यानी 90 डिग्री आगे अगर जाएंगे आप तो 6 घंटा जुड़ दीजिए उसमें, तो बच जाएगा 6 PM शाम का समय होगा। ठीक है, शाम का समय होगा, क्योंकि ये दोपहर का समय है, तो दोपहर का आगे जाएंगे तो ये शाम का ही समय देखने को मिलेगा, अर्थात इसका सही आंसर होगा 6 PM। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या फिर दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र, या फिर दक्षिणी ध्रुववृत्त, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शीत कटिबंध के बारे में बात हो रहा है। तो शीत कटिबंध के बारे में हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री से लेकर के जो ध्रुव के जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसे ही शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री, ये जहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है, किसी से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 66 डिग्री जहाँ मिलेगा, वहाँ से लेकर के ध्रुवों के बीच वाला जो क्षेत्र है, पूरा पार्ट ये जो दिख रहा है, ये पार्ट यही कहलाता है शीत कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित वाला क्षेत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र, अर्थात ये कह रहा है यहाँ पर कि 27 डिग्री ये वाला क्षेत्र और यहाँ से 66 के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बन रहा है, तो ये शीत कटिबंध इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है। फिर लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुववृत्त अर्थात अंटार्कटिका वृत्त, तो अंटार्कटिका वृत्त आता है तो 66 डिग्री की बात हो रही है और दक्षिणी ध्रुव के बीच। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया आपका 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव वाला, यानी कि ये वाला बात हो गया यहाँ पर, और एक बात हो रहा है यहाँ पर नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला जो कह रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसे अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं, तो 66.5 शुरू हो रहा है ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और कहाँ पे समाप्त हो रहा है? दक्षिण ध्रुव के बीच, तो वो वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, अर्थात ये वाला पूरा पोर्शन जहाँ पे 66.5 डिग्री शुरू हो रहा होगा और दक्षिणी वृत्त से लेकर के, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा इसे तो शीत ऋतु कहते हैं। सिंपल सा यहाँ पे समझिए, ये मैप तो उतना से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। अगर हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 66.5 और यहाँ पर भी होगा 66.5। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, तो इनके बीच वाला जो पूरा एरिया है इसे ही कहते हैं हम लोग शीत कटिबंध। ठीक है, तो देखिए सेकेंड वाला जो कह रहा है सी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिका वृत्त, ये वाला लाइन को कह रहे हैं, और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव ये वाला, तो इसके बीच वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, शीत कटिबंध है और ये वाला भी शीत कटिबंधी है। तो दोनों सही है, ए और सी सही है यहाँ पर, तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? फिर वही सवाल है, 30 डिग्री पूरब पूछा है, पूरब में पूछ रहा है तो समय को ऐड कीजिए, पश्चिम में पूछ रहा है तो घटा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कवर करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री कवर करने में उसको कितना समय लग जाएगा? 120 मिनट, तो मतलब 2 घंटा, तो 12 बजे के बाद 2 बज जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 बजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री अगर यही पश्चिम पूछता कि 30 डिग्री ग्रीनविच के 30 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, तो वही समय लगता है, सिर्फ 2 घंटा हम घटा देते, तो यहाँ पे हो जाता 10 बजे। क्या हो जाता? 12 बजे से 2 बजे पीछे चले जाते तो ये 10 बजता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोपहर के 2 बजे। ठीक, अच्छा देखिए एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग जो कह रहे हैं ना कि 1 मिनट में 4 सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, 4 मिनट लगता है 1 डिग्री कवर करने में, तो ये निकल कैसे रहा है? तो सिंपल से समझिए कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। कितना डिग्री? 360 डिग्री। एक बार पृथ्वी पर एक पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में कितना समय ले रहा है? 24 घंटा ले रहा है, अर्थात वो कितना डिग्री घूम जा रहा है? 360 डिग्री पूरा घूम जा रहा है, इसलिए चक्कर लगा ले रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर 24 घंटा में 360 डिग्री घूम रहा है तो हम ये कहें कि 1 घंटा में कितना घूम रहा है ये, तो देखेंगे तो 15 डिग्री घूमता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूम जाता है पृथ्वी, या ये भी कह सकते हैं कि 15 चौक 60, यानी कि 4 मिनट कितना समय ले रहा है? 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, 15 चौक 60 काटेंगे तो यही निकल करके आता है कि 1 डिग्री कवर करने में इसे पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? जैग्रोस, एल्ब्रुज, माकरान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तेहरान ईरान की राजधानी शहर भी है,
ठीक है। यहाँ पर 14 मिलियन लोग निवास करते हैं और यह शहर देखेंगे तो ये विशाल एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। ठीक है, एल्ब्रुज पर्वत, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ। ठीक है, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है और इराक की राजधानी बगदाद है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? बताना है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका आल्प्स क्षेत्र, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिम रेखा क्या है, तो याद रखना है यहाँ पर हिम रेखा के बारे में। हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है या फिर अस्थायी रूप से पड़ी होती हैं। ठीक है, यह एक पट रेखा होती है और ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है आपसे कि न्यून हिम रेखा किसकी है, तो आल्प्स क्षेत्र है। जैसे से ध्रुवों की तरफ हम बढ़ेंगे, इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हिम रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर ऊंचाई पर भी आप जाएंगे तो भी आपको हिम रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? सवाल है कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, ऊपर्युक्त में से एक से अधिक। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इन सभी चट्टानों में आप देखेंगे कि चट्टानों के स्तर जमा होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं। वहीं अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वहीं बात करें रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं जैसे कि फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्जाइट, मार्बल, ये सभी क्या हैं? रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये तीनों चट्टानों आप देखेंगे किस चट्टानों में देखेंगे ये जो चट्टानें होते हैं इसमें सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सवाल क्या है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं, अर्थात जीवों के अंशों के द्वारा जो बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से परत दर परत जमा होता चला जाता है, इसीलिए इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अवसादी सेलों में ही जीवाश्म एवं खनिज तेल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा इसका सही आंसर होगा फेल्सेनमीर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को फेल्सेनमीर कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है?
ठंडा है, गर्म है, मृदु है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। यह देखिएगा तो यह 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है सहारा। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का आप देखेंगे तो लगभग 8% ये कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग आप देखेंगे तो 8% भाग पर यह फैला हुआ है, कवर करता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गर्म मरुस्थल है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली, एंडीज, अफ्लेशियन, एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे विकल्पों के आधार पर, तो अरावली आप देखेंगे कि ये सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। ठीक है, तो ये युवा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, जबकि एंडीज और एफ्लेशियन पर्वत ये दोनों युवा वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ये युवा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।